हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस में। तो विजुअल आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पॉइंट्स या फिर टॉपिक्स होते हैं, वो हम सब अपनी इन क्लासों में कवर कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मेरा मकसद केवल इतना है कि आप लोग थोड़ा जो है जानकारी यहाँ से भी लेते रहें। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या जो भी आप कहीं से भी मैटर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं केवल यहाँ से आपको अन्य नॉलेज भी प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। ठीक है, यही मेरा मकसद है कि आपको अगर यहाँ से हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समय का अभाव होने के कारण हम जो है ज़्यादा वीडियोस या फिर ये कह लो ज़्यादा स्पीड में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी पूरी रहती है जितना भी मैटर हमारे पास है उसको आप लोगों तक पहुंचाने की। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाएँ। ठीक है, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आया है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत लोक कला के बारे में पढ़ा है या जाना है तो आप सभी को पता होगा कि वो पश्चिम बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है, या फिर बिहार की है, या फिर पंजाब की है। तो आप लोग सभी बता सकते हैं अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये कहाँ की हो जाएगी, बिहार की। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, जो मधुबनी है सॉरी, जो मधुबनी है वो बिहार की एक फेमस या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लोक कला है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो मधुबनी है उसका जो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह बिहार के जितवापुर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, जितवापुर में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि मधुबनी का जन्म कहाँ हुआ था, वो बिहार के जितवापुर में हुआ था। इसका सब्जेक्ट क्या होता है, देखो बच्चों, इसका सब्जेक्ट होता है जैसे वैसे आज के टाइम में तो मैं बताऊं अगर, तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है उसमें, फूल पत्तियाँ, लेखन, ठीक है, या फिर पौराणिक कथाओं से रिलेटेड उसमें चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन जो इसकी जो कहते हैं ना कि इसकी उत्पत्ति या फिर इसका जो प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ या फिर कहाँ से ये शुरू होती है, तो इसके ऊपर एक मान्यता है कि जो सीता और राम का विवाह हुआ था उस समय मधुबनी का पहली बार जो है चित्रण या फिर ये कह लो मधुबनी का उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और तभी से इस परंपरा को चलाया जा रहा है या फिर ये कह लो इस परंपरा को, ये परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो मधुबनी का जो संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा, बिहार से, और इसकी उत्पत्ति बिहार के जितवापुर में हुई है। और इसमें जो चित्र हम बनाते हैं, जैसे राम सीता विवाह से संबंधित चित्र बनाते हैं, हालांकि आज तो काफ़ी सारे चीज़ें इसमें जुड़ भी गई हैं। ठीक है, पहले ये क्या होता था, पहले इसमें प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, और इसका जो धरातल होता है वो क्या होती है, दीवार होती थी। ठीक है, यानी कि दीवारों पर इसके आकृतियाँ, इसके चित्र बनाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में लोगों ने इसको कागज़ पर, कैनवस पर, ठीक है, बोर्ड पर बनाना शुरू कर दिया है, और इसके मीडियम्स भी जो है काफ़ी हद तक आधुनिक ही हो चुके हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को केवल इतना रखना है ध्यान कि मधुबनी का संबंध बिहार से है, क्योंकि बिहार का जो क्षेत्र था मिथिला, वहाँ की जो राजकुमारी थी सीता, उनका विवाह हुआ था राम से, और उनके विवाह के अवसर पर ही मधुबनी का सबसे पहली बार जो है चित्रण कार्य या फिर उससे संबंधित चित्र बनाए गए होंगे, उसका कार्य किया गया होगा, और उसी समय से इस परंपरा को जो है शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मधुबनी आर्टिस्ट हैं हमारे, जो वर्तमान में काम भी करती हैं औरतें, उनमें एक नाम आता है सीता देवी का। ठीक है, सीता देवी एक ऐसी आर्टिस्ट है मधुबनी की जिनको भारत में काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो इनके बारे में हम जब थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे, इनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या प्रश्न आता है हमारा। देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो जमुना देवी हैं, ठीक है, जो जमुना देवी है वो
किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं, यानी कि वो किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ली भील पिथौरा मधुबनी या मांडना, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा मधुबनी। यह भी मधुबनी की एक बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो इसमें काम करती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ली लोक चित्रकार का संबंध किससे है, ठीक है। यानी कि जो वर्ली हमारी फोक आर्ट है, वर्ली लोक कला है, वो कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, असम से। अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। वर्ली एक तरह की ऐसी पेंटिंग है जैसे जो प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए जाते थे, या फिर ये कह लो उस समय जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, डमरूनुमा आकृतियाँ, उसी तरह की ये आकृति यहाँ पर भी बनाई जाती है इस वर्ली पेंटिंग में, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। और इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, देखो सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित वो चित्र होते हैं। आज के समय में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे फोक आर्ट में, ठीक है, वर्ली या मधुबनी या फिर कुछ भी नाम डाल के, तो उसकी इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी और आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी कला किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ली है वो आप लोगों ने बनाई भी होगी। अगर आपने यूजी पीजी कहीं से किया होगा तो आपने पेंटिंग्स में देखा होगा, ठीक है। डमरूनुमा आकृति होती है और उनके ज़्यादातर विषय क्या होते हैं, जैसे खेती कर रहे हैं या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति बीच में तुरीर बजा रहा है और उसके चारों ओर लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। उसमें झोंपड़ी, गाँव, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। हालाँकि इसमें परिप्रेक्ष्य का या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सपाट चित्रण इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यही जो वर्ली की विशेषता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा है पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम इसको ज़्यादा कर दिया था, ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। सॉरी। पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन है, अर्पिता सिंह है, अमृता शेरगिल है, वंदना जोशी है, इनमें से कोई नहीं। तो अर्पिता सिंह और अमृता शेरगिल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये क्या है, ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो शायद रंगोली का काम किया भी नहीं होगा, ठीक है। वो प्रभावित जरूर रहती हैं फोक आर्ट से, लेकिन इतने बड़े स्तर पर वो काम नहीं किया होगा, क्योंकि उनके चित्र ही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर सोचेंगे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो वंदना जोशी हमारी राइट आंसर आ जाएंगी। ये विश्व की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने पानी के ऊपर रंगोली बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास स्थित पैठन नामक गांव किस पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी, पट्टचित्र यानी कि कपड़े पर बने चित्र, ठीक है। तो पट्टचित्र का अर्थ होता है कपड़े पर बने हुए चित्र। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो पैठन गांव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप, वह किस प्रकार के पट्टचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू पॉटरी, चित्रकाथी, भूमि अलंकरण, कलौटी, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा चित्रकाथी, ठीक है। यानी कि इस तरह के चित्र ये लोग बनाते हैं, चित्रकाथी, ठीक है। देखो एक काथी से याद आया मुझे, एक हमारे जो फोक आर्ट है कांथा, कांथा, ठीक है। कांथा जो फोक आर्ट है वो किससे संबंधित है या फिर किस माध्यम की होती है ये, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है या फिर किस पर की जाती है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करना, ठीक है। कांथा के बारे में आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है, ये आपका होमवर्क है या फिर आपके लिए एक कार्य है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है
कलोटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? कलोटी लोक कला, ठीक है, वो कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से या फिर बंगाल से, ठीक है। तो ये कहाँ से हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुजरात से हमारी कलोटी लोक कला संबंधित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बंगाल का कालीघाट किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल का कालीघाट किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों ने कालीघाट के बारे में पढ़ा होगा, कालीघाट के चित्रों के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या चित्र बनाते थे वो? लघु चित्र बनाते थे, अलंकारिक चित्र बनाते थे, बाजारू या फिर पट्टचित्र। कालीघाट किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? कालीघाट अपने पट्टचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी कि कोलकाता में कालीघाट मंदिर, ठीक है, वहाँ पे एक मंदिर भी है, ठीक है। तो वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे जो होते थे पट्टचित्र, उन पर काफ़ी मतलब काफ़ी मात्रा में ये काम करते थे, ठीक है। कालीघाट के चित्रकार भी शायद पढ़े होंगे आप लोगों ने अपने यूजी पीजी में। फ़िलहाल मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, माइंड से आउट हो रहा है। शायद NC घोष करके है एक नाम ना आर्टिस्ट का, ठीक है। तो ये चित्र पट्टचित्र होते थे और इसमें जो है भगवान से संबंधित चित्र ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है राजस्थान में पट्टचित्रण परंपरा उदयपुर के पास स्थित भीलवाड़ा व शाहपुरा में क्या कहलाती है? रंगोली, बाबूजी का फड़, पट्टचित्र या कलोटी, ठीक है। कलोटी के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, और पट्टचित्र के बारे में हमने पढ़ लिया, कालीघाट से संबंधित है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? रंगोली या फिर बाबूजी का फड़। अब आप लोग देखिए, राजस्थान का पूछा गया है कि राजस्थान में जो पट्टचित्रण परंपरा है, इस चीज़ को छोड़ दीजिए आप, ये तो क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, बच्चों को कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि राजस्थान में पट्टचित्रण परंपरा के बारे में आपसे पूछा है, यानी कि वहाँ की जो फोक आर्ट है, जो पट्टचित्र से संबंधित है, तो वो कौन सी हो जाएगी? बाबूजी का फड़, ठीक है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी का फड़ वहाँ की बहुत प्रसिद्ध फोक आर्ट है, ठीक है, एक तरह का पट्टचित्र ही होता है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? आपना लोक कला किस क्षेत्र की है, ठीक है। आपना के बारे में यहाँ पे पूछा है कि आपना लोक कला किस क्षेत्र की हो जाएगी? आपना अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, मधुबनी तथा मिथिला, अवध तथा पूर्वांचल, मालवा तथा बुंदेलखंड। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा? देखो, मधुबनी और मिथिला तो नहीं आएगा, अवध तथा पूर्वांचल भी नहीं आएगा, मालवा तथा बुंदेलखंड से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचता है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, यानी कि सही शब्दों में बोलूँ तो उत्तराखंड की ये लोक कला हो जाएगी। उत्तराखंड में एक लोक कला और प्रचलित है जिसका नाम क्या है? एपण, ठीक है। आपना और एपण, ये आपना का संबंध अल्मोड़ा और गढ़वाल से है और एपण का संबंध उत्तराखंड से है, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही उत्तराखंड की लोक कला हो जाएंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछता है? सोन रखना तथा चौक पूरना लोक कला किस प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। सोन रखना या चौक पूरना, चौक पूरना का नाम आपने सुना होगा, सोन रखना का नाम अगर नहीं भी सुना होगा तो इससे आपका राइट आंसर निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा या बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि चौक पूरना और सोन रखना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है? चौक पूरना लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं? लाल, पीले और हरे, सफ़ेद, काले और नीले, सोना, चांदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, सोना चांदी का तो फोक आर्ट में इस्तेमाल होता ही नहीं है, ठीक है, और काला रंग भी बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, या बहुत ही कम रेयर ऐसे होंगी कलाएं जिनमें काला रंग का इस्तेमाल किया जाता होगा। अदरवाइज़ मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं पे काला रंग भी फोक आर्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है नेचुरल कलर, अच्छे वाले जो ब्राइट कलर होते हैं, जो एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वही कलर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला और हरा।
चौक पूर्णा में इन सारे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, देखो जब हम कोई परंपरागत रूप से कोई फोक आर्ट बना रहे हैं, कोई कला बना रहे हैं, तो उसमें हमारे जो रंग होते हैं वह रंग मतलब प्राकृतिक ही होते हैं, ठीक है, केमिकल युक्त नहीं होते, वो प्राकृतिक ही होते हैं। जैसे पीले रंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और सफ़ेद रंग के लिए हम क्या करते हैं, आटे का, चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खड़िया का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर चूने का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम अपने उन कलाकृति को कंप्लीट करते हैं, अगर जो परंपरागत रूप से की जा रही हैं। आधुनिक समय में तो सारी चीज़ों में बदलाव है, हर चीज़ में हम जो है क्रिएटिव हो गए हैं, तो ये चीज़ें आज के समय में बहुत ही बदल चुकी हैं। लेकिन अगर परंपरागत रूप से हम इनको बना रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मांडना के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, या फिर किन रंगों को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो मांडना के लिए क्या बोला है इन्होंने, गेरू, लाल, रेत, सफ़ेद रंग या खड़िया, ए और दो, दोनों या फिर उपमुख में से कोई नहीं। आप लोगों को ऑप्शन देख के समझ में आ ही गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 2 दोनों, यानी कि उसमें लाल रेत भी आएगी जिसको हम गेरू बोलते हैं, और सफ़ेद रंग खड़िया भी आएगी, ठीक है, मांडना में। तो मांडना कहाँ की हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। पाबूजी का फड़ भी राजस्थान का है, और मांडना भी हमारा राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कलमकारी लोक कला का प्रचलन कहाँ से है, या फिर किस जगह से है, ठीक है, किस जगह पर है। मछलीपट्टनम, सूरत, अहमदाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मछलीपट्टनम इन्होंने बोला है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को कुछ और अन्य समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलमकारी का संबंध वैसे किससे है, अगर आप लोग बता सकते हैं तो किससे हो जाएगा कलमकारी का संबंध। काली नहीं, सॉरी, मेरे को आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार गलत ही बोल रही हूँ, ठीक है, तो सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पे कलमकारी का पूछा है कि किससे है संबंध, सूरत से, अहमदाबाद से, इनमें से कोई नहीं है, मछलीपट्टनम से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मछलीपट्टनम। वैसे अगर राज्यों का नाम दिया होता तो यहाँ पे आता आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश से इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो अर्थ होता है कलमकारी का वो क्या होता है, इसका मतलब होता है कलम से बनाए गए चित्र, कलम से बनाए गए चित्र, ठीक है। यानी कि जो बांस होती है ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती है बांस की या खजूर की, ठीक है, इनको आगे से छीलकर बारीक कर लिया जाता है। जैसे पुराने टाइम में छोटे बच्चे इंक में डुबो डुबो के डिप करके लिखते थे, कलम बना दी जाती थी स्टिक से, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इसमें इस्तेमाल की जाती है, बांस या खजूर की लकड़ी को आगे से नुकीला बनाया जाता है और उसी से चित्रण किया जाता है, ठीक है, परंपरागत रूप से। आजकल तो ब्रशों से भी बना रहे हैं, तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, कलमकारी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुख्यतः 2 रूप में विकसित होती है, इसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। कलमकारी का जो भारत में विकास है वो 2 रूपों में होता है, ठीक है, 2 रूपों में विकास होता है। एक मिनट, इसको सही से बना देती हूँ, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम जो है उसको बोलते हैं मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम कलमकारी, मछली या फिर मछली भी बोल सकते हैं, ठीक है, मछलीपट्टनम कलमकारी। बाकी थ्योरी में देखो पूरी डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा, आर्टिस्ट का, रंगों का, किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे चित्र होते हैं, पेंटिंग्स भी हो, बल्कि मैं दिखा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इतना डिस्कशन काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आप लोग इन्हीं को बार बार रिपीट करते रहोगे तो अगर इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आता है तो हो ही नहीं सकता कि वो आपसे छूट जाए, अगर आप लोग ध्यान से उसको कई बार देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूप इसका क्या हो गया, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कलमकारी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, श्रीकालहस्ती कलमकारी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो रही है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, श्रीकालहस्ती
कलमकारी। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है तो उतना लिखने में दिक्कत होती है, लिखा नहीं जाता ज़्यादा मैटर। तो श्रीकालहस्ती कलमकारी आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं, मेरे वर्ड से समझ सकते हैं। पहली क्या हो गई, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, दोनों एक ही हैं ये। ठीक है, और दूसरी हो गई श्रीकालहस्ती कलमकारी। ये 2 रूपों में विकसित होती है भारत में। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना डिस्कशन काफ़ी होता है। अभी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं काफ़ी, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वारों पर अंकित जातक कथाओं में किस कला परंपरा का बोध होता है। ठीक है, यानी कि जो शुंगकालीन सांची के तोरण द्वार बनाए गए थे उसमें जो अंकित जातक कथाएं छपी हैं या बनी हैं या घड़ी हैं, उन कला उस पर किस कला परंपरा का बोध होता है उसको देखकर। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मौर्य कला है, शुंग कला है, मथुरा कला है या फिर लोक कला हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप लोग समझ जाओगे मौर्य का संबंध उससे नहीं होगा। हालांकि मौर्य काल में सांची की नींव पड़ गई थी अशोक के टाइम पे, लेकिन जब शुंग शासन आया था, शुंग काल आया था, तो जो पुष्यमित्र शुंग था उसने सारी चीज़ों को तुड़वा दिया था और वापस से अपने नज़रिए से, अपने तरीके से उसको बनवाया था। तो सांची का भी ऐसा ही होता है कि सांची के स्तूप के बारे में अगर पूछा जाता है कि वो शुंग काल में बना है या मौर्य काल में, तो उसका एक सही अर्थ ये है कि उसकी जो नींव थी या जो उसका एक गुंबद था वो मौर्य काल में बना था, लेकिन उसके जो तोरण द्वार थे, बाकी उसकी कलाकृतियाँ थी, वो सारी की सारी शुंग काल में बनी थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हो जाएगा लोक कला। ठीक है, मथुरा का उससे संबंध नहीं है और शुंग का तो वो था ही। ठीक है, शुंग काल में तो वो बना ही था, तो इसलिए उसमें लोक कला का जो है प्रभाव या उस परंपरा का हमें इस सांची के तोरण द्वार से बोध होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कलमकारी से संबंध राज्य का भी पूछ लिया है। ठीक है, यानी कि पहले पूछा था कि कलमकारी का संबंध किससे है, तो वहाँ पे हमारे पास राज्य नहीं था, उसका एक रूप था, एक रूप का नाम था जो मछलीपट्टनम है या फिर श्रीकालहस्ती भी हो सकता था। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे हमसे राज्य पूछा है, तो अब मैंने ऊपर अभी अभी बताया, तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनको छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है भारत के उस राज्य, उसे नहीं है ये, उस है, उस राज्य का नाम बताए जहाँ बड़े आकार के कपड़े पर बाबूजी का फड़ नामक चित्रित की जाती है। ठीक है, चित्रकारी है ये। ठीक है, चित्रकारी चित्रित की जाती है। तो बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाबूजी। ठीक है, पाबूजी का फड़ राजस्थान से। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के हमें दिया जा सकता है, हमें केवल उसका अर्थ समझना होता है, क्योंकि जब हमने पढ़ी होती हैं चीज़ें तो वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। आप लोगों को केवल वही समझना है कि आए पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग, तेल रंग या फिर गोंद मिले मिट्टी के रंग। तो पेस्टल रंग नहीं हो जाएगा, एक्रेलिक नहीं हो जाएगा, तेल रंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर गोंद मिले मिट्टी के रंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंद मिले मिट्टी के रंग, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, ज़मीन पर, कागज़ पर, दीवार पर। अब ये तो बच्चों वाला ही सवाल है, इसको तो आप लोग कैसे ही गलत कर सकते हैं। रंगोली सभी के घर में बनती है, दीपावली पर सभी लोग बनाते हैं अपने अपने घरों में। ठीक है, और जो नहीं भी बनाते, जो अन्य धर्म से संबंधित है, अगर वो अपने घरों में रंगोली नहीं बनाते हैं, तभी भी उन्होंने देखा होगा आस पड़ोस में बनाते हुए, तो उसका धरातल का क्या हो जाएगा, ज़मीन। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि रंगोली ज़मीन पर ही बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूं, रंगोली कहाँ की फोक आर्ट है। ठीक है, यानी कि कहाँ की लोक कला है रंगोली, तो ये कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। ठीक है, रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला भी हो जाएगी। एक दूसरी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी,
वर्ली। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ली, वर्ली मुख्यतः दीवारों पर बनाई जाती है। आजकल कपड़ा, कैनवास, पेपर इन सब पे बनाई जा रही है। लेकिन रंगोली कहाँ बनती है? रंगोली आज भी ज़मीन पर ही बनती है। हालांकि लोग बना देते हैं क्राफ्ट में कई चीज़ें, कई तरह की अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके उसको भी अन्य माध्यमों में बना देते हैं, लेकिन इसका मुख्य माध्यम, मुख्य धरातल क्या है? ज़मीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है? सांजी में, अल्पना में, अघोरी में या मांडना में? ठीक है, यानी कि ज्यामितीय जो रूपाकार हैं, ज्यामितीय जो आकृतियां हैं वो किस में बनाई जाती हैं? ठीक है, ये हो जाएगी हमारी राइट आंसर अल्पना। ठीक है, ये हमारी अल्पना में आ जाएगी। अब इसमें जो है अल्पना से संबंधित एक प्रश्न और है कि अल्पना किस राज्य की है? अभी हमने क्या पढ़ा? आपना और एपण। ठीक है, आपना और एपण, अल्पना अलग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो थी आपना और एपण। ठीक है, ये कहाँ की थी? उत्तराखंड की, मतलब है उत्तराखंड, हमारे प्यारे उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की आपना और एपण हो जाएगी। लेकिन इसमें पूछा है अल्पना, अल्पना का संबंध किससे है? अब देखो, अल्पना का संबंध किससे हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से इसका संबंध हो जाएगा। अभी आप लोगों से मैंने जो कांथा का पूछा था उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं भी उसको बाद ही में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क भी तो होना चाहिए। खाली केवल पढ़ाने से या बोलने से काम नहीं होता, उसके ऊपर काम करने से काम होता है। उसको रिपीट करने से, उसके ऊपर सर्च करने से, उसको रिवाइज करने से, उसको बार बार देखने से तभी काम होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? अल्पना पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सांझी कला, कल नहीं है कला है, ठीक है, सॉरी, कला किस पर बनाई जाती है? कागज पर, कलश पर, भूमि पर या फिर कपड़े पर? ठीक है, जो सांझी कला है वो किस पर बनाई जाती है? सांझी के बारे में आप लोग जानते हैं कि कहाँ की है? बताइए, क्या सांझी के बारे में आप लोग जानते हैं? कहाँ की हो जाएगी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सांझी जो लोक कला है वो शायद मथुरा की है। आई होप सो आई एम राइट। एक्चुअली मैंने ये कहीं पे लिखी तो थी, पर हो सकता है ये माइंड से आउट हो गई है, या फिर वो लिखा हुआ मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट सांझी जो है वो मथुरा की ही है। ठीक है, मथुरा, सांझी जो है वो मथुरा की ही हो जाएगी शायद। मथुरा उत्तर प्रदेश में ही आता है ना, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश से ही ये संबंधित है। अब सांझी में देखो क्या होता है, ये मैं बता देती हूँ। सांझी में क्या होता है कि सांझी में गोबर से, ठीक है, गोबर से एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाई जाती है, जिसके ऊपर धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं या फिर परंपरागत रूप से जो बनती आ रही है। शायद आप लोगों ने गोवर्धन पूजा के बारे में सबने सुन रखा होगा, दिवाली के बाद जो होती है जस्ट नेक्स्ट डे, उसी तरह की ये भी होती है। ठीक है, सांझी लोक कला, तो ये बहुत बड़े स्तर पर मथुरा में, उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका माध्यम क्या हो जाएगा? भूमि। कुछ लोग दीवारों पर भी बनाते हैं, ठीक है, वो उसमें मोटा गोबर नहीं लगाते, हल्का हल्का गोबर से उसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखना है, आई एम श्योर मथुरा ही है। चलो अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है फुलकारी लोक कला कहाँ की है? पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, इनमें से कोई नहीं। फुलकारी, फुलकारी का संबंध किससे हो जाएगा? ये एक वस्त्र होता है, एक परिधान होता है, जिसके ऊपर धागों से अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ की होती हैं। उसमें मतलब इसमें अगर मैं बोलूँ तो एक तरह का दुपट्टा होता है, बहुत ही खूबसूरत।
ठीक है, जिसका पैटर्न अलग ही होता है, उसमें फूल पत्तियों से, उसको बेलों से सजाया हुआ होता है, पूरा भरा हुआ होता है वो कढ़ाई से। ठीक है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा पंजाब और हरियाणा से हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फुलकारी का संबंध पंजाब और हरियाणा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है सांझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राकेश गोस्वामी है, वीएन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी या फिर सौरभ गोस्वामी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौरभ गोस्वामी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि एक सांझी के प्रसिद्ध कलाकार हैं ये। जितनी भी लोक कलाएँ हैं ना, उनसे उनके कोई ना कोई प्रसिद्ध कलाकार हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो अपना योगदान देता है किसी चीज़ में और बहुत बड़े स्तर तक देता है, विश्व स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देता है, तो भले ही वो अगर उसकी मृत्यु भी हो गई तो भी उसको याद रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सौरभ गोस्वामी हो जाएंगे। अब आगे के पढ़ते हैं। वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांची कलाकार, ये सांची है कि सांझी है? सांझी है, सॉरी, ये सांची नहीं सांझी है। आप लोग वही है ना, टाइप करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। ठीक है, सांझी कलाकार है जिन्होंने 26 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा कटवर्क सांझी सैंडलेयर बनाया था, जिसे लंदन में प्रदर्शित किया था। देखो, जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो कलाकार होते हैं ना, ये केवल भारतीय मतलब भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके होते हैं। कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इन्होंने बनाए होते हैं, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एक ऐसा कलाकार जो सांझी का है और उसने क्या काम किया था लंदन में। देखो, 26 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा कटवर्क सांझी सैंडलेयर बनाया था। यानी कि उसमें जो रेत है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा वर्क बनाया था, एक ऐसा तैयार किया गया था जो 26 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा रहा होगा, कितना चौड़ा रहा होगा। ठीक है, मीटर है वो, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लंदन में प्रदर्शित किया था। तो वो कौन हो जाएंगे? सौरभ गोस्वामी, राम सोनी, लव कुमार स्वामी या फिर चंदन दास गोस्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? हमारे राम सोनी राइट आंसर आ जाएगा। ये भी सांची के एक प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, सौरभ गोस्वामी भी हो जाएंगे, राम सोनी भी हो जाएंगे। और राम सोनी का संबंध इससे हो जाएगा जिन्होंने लंदन में अपना ये जो बेस्ट वर्क दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार गलत ही चीज़ें बोली जा रही हैं। तो चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। किस सांझी आर्टिस्ट को कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यानी कि कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कौन सा आर्टिस्ट हो जाएगा? लव कुमार सोनी, रंजीत सिंह, आनंद सोनी, श्याम परमार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार सोनी। इनको कमला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि शांति निकेतन में जो फोक आर्ट है पश्चिम बंगाल की अल्पना, उसको किसने शुरू किया था, किसने उसके बारे में या उसके ऊपर कार्य किया था? ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी कलाकार हैं, कौन हो जाएंगी वो, जिन्होंने शांति निकेतन में अल्पना की शुरुआत की थी, अल्पना कला को बनाने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, जैसे होता है ना, एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में उसको ला दिया था उन्होंने कि यहाँ पे इसके ऊपर भी काम जो है होना चाहिए। वो कौन हो जाएंगी? सुनैना देवी, रेखा देवी, गौरा देवी या फिर सुचिता देवी। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 गौरी देवी। गौरा देवी नहीं है, गौरी देवी है। देखो आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो ही रही है बोलने में। तो आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग केवल मैटर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या निकल रहा है मुँह से, वो चीज़ें मत वो करिए उसको। ठीक है, तो चलिए, कभी कभी हो जाता है, आजकल ठंडी का समय है, शायद हो जाता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कोहबर कला के पुनः जीवन के लिए प्रयासरत कला इतिहासकार कौन हो जाएंगे? ठीक है, एक कोहबर कला है, तो वहाँ पे इनके पुनर्जीवन के लिए, इनके मतलब जो इनको वापस से लाने का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है? डॉक्टर अभिनव गुप्ता है, राकेश गोस्वामी है, रतन कुमार रॉय हैं या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 राकेश गोस्वामी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कलाकार नहीं है, ये क्या है, कला इतिहासकार हैं, ठीक है। इन्होंने कोहबर कला को पुनः जीवित करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, ठीक है। तो इनका संबंध राकेश गोस्वामी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखो। यहाँ पे पूछा है सोहराई कला की प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगी, रीता सिंह, सुचिता देवी, रुक्मणी देवी या फिर रेखा देवी। तो सोहराई जो कला है वो एक तरह से क्या है, सोहराई कला का अगर मैं बोलूँ तो ये एक आदिवासी कला है, ठीक है, आदिवासी कला है, ठीक है। आदिवासी लोग जो बनाते हैं ना उस तरीके की कला है। और ये कहाँ की है, मतलब कहाँ से प्रचलित है, तो इसका जो है राज्य हो जाएगा झारखंड, झारखंड, ठीक है। ये झ है बच्चों, स नहीं है, झारखंड, ठीक है। यानी कि राज्य का संबंध जो है वो झारखंड से है और ये एक आदिवासी कला है जिसे किस आदिवासी के लोग बनाते हैं। अरे वहाँ तो कितनी आदिवासियाँ होंगी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रुक्मणी देवी, ठीक है। रुक्मणी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं सोहराई कला की, ठीक है। तो सोहराई कला के बारे में बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। देखो जब मैटर होता है हमारे पास, थ्योरी होती है बड़े स्तर पे, विस्तृत स्तर पे होती है, तो हम उसको पढ़ भी लेंगे ना, 1 या 2 बार हम उसको पढ़ भी लेंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भले ही कोई भी चीज़ हमसे पूछी जा रही है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। दूसरे को दिखा रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें ध्यान से पढ़ना होता है, कॉन्सेंट्रेट करके। हमें अगर हम 1 या 2 बार भी हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ें याद रहेंगी और प्रश्न को हम देखते ही उसको बता देंगे। मैं अपनी बताऊं, मैं इतनी आज मिस्टेक क्यों कर रही हूँ, तो मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैंने पहले से कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है, मैंने सिर्फ टाइपिंग करी और वीडियो शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैटर ला रही हूँ, आप लोगों को मैटर देना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस हों। पर आगे से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि देखो जब हमें कोई टीचर पढ़ाता है ना, अगर मैं सीरियसली आप लोगों को बताऊं, डिस्कस करूं इसके ऊपर, अगर हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो चीज़ें बहुत साल पहले पढ़ी होंगी वो उसको अभी तक याद होंगी, नहीं। अगर वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है पता है, उसके 1 दिन पहले की मेहनत या फिर उस 1 दिन पहले की रात की मेहनत। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं अपने सब्जेक्ट से अलग, मैं अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रही होती हूँ तो उसके लिए मुझे रात भर बैठकर पहले उसकी स्टडी करनी होती है, उसके ऊपर समझना होता है उस चीज़ को, और उसके बाद मुझे बच्चों के सामने वो चीज़ रखनी होती है। तो एक टीचर को बहुत मेहनत लगती है कहीं से भी मैटर इकट्ठा करने में, उसको समझने में और आप लोगों को समझाने में, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और कान से निकाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का अर्थ ये है, देखिए अगर हम कहीं से भी मैटर पढ़ रहे हैं, हमें कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी हमें जो है मेहनत की कद्र करनी चाहिए। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे लिए दूसरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अगर उस मैटर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। किसी को शेयर करना, किसी को लाइक करना या फिर किसी के लिए फीस, मोटी मोटी फीस भर देना, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है, मैं ये नहीं कह रही वो चीज़ें ना करो, वो चीज़ें भी ज़रूरी होती है, क्योंकि पुराने समय में भी जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था तो बदले में गुरु दक्षिणा देता था। तो आज भी वही चीज़ें हैं। अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में हम फीस लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, हम फ्री में ही हम समाज सेवा ही करते रहेंगे, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, हमारे मेंटलिटी पर। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब
अगर हमारी इनकम नहीं होगी और हम दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, अपना परिवार नहीं देख रहे हैं, अपना कुछ नहीं देख रहे हैं, तो उसका असर हमारे माइंड पर ही तो होगा। हमारा मेंटल लेवल गिर जाएगा, स्तर गिर जाएगा, हम मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि हमारी जो कहते हैं ना कि मेहनत करने की जो वो होती है, हौसला ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी मत करो, ठीक है। आप लोगों के लिए अच्छा यही है कि आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाइए, क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है कि 4 दिन की चांदनी होती है। लाइफ बहुत बड़ी लगती है जब स्ट्रगल करता है ना फेस एक स्टूडेंट जब स्ट्रगल फेस करता है तो लाइफ ऐसा लगती है पता नहीं कब कटेगी, कब कटेगी, कब बढ़ेगी। ऐसा लगता है जैसे ठहर गए होंगे। आप लोगों में से भी जितने लोग होंगे तैयारी कर रहे होंगे, कुछ की शादियां तक हो गई होंगी, कुछ के बच्चे तक हो गए होंगे, तो उन लोगों को भी ये आशा है अंदर से कि हमें भी जॉब करनी है, हमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। अब जॉब करने का मोटिव सबसे पहला क्या है? हमारी इनकम अच्छी हो जाएगी, यही तो है मेन मोटिव। बाकी चीज़ें तो बाद में है। आपको पैसे की तंगी नहीं होगी, है ना, यही तो होगा। खैर चलिए, बातें तो खैर होती रहेंगी, हम आगे अपना क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये वाला हो गया था, सोहराई कला हो गया था, ओके। अब यहाँ पे पूछा है एक हस्तकला का प्रकार जिसमें हाथ के सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, वह कौन सी कला है? ठीक है, यानी कि एक ऐसी कला जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, तो यह कौन सी कला हो जाएगी भैया? ठीक है, क्या हो जाएगी? कलमकारी, सांची, अल्पना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है अल्पना भी नहीं होगी, सांझी भी नहीं होगी, तो हमारे पास क्या बचता है? कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश की लोक कला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की ये लोक कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदना, यहाँ पे गोदना लोक कला कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? बिहार की, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की या फिर उत्तर प्रदेश की? तो बिहार का हमने पढ़ लिया, उड़ीसा का हमने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश का हमने पढ़ लिया, ठीक है। बिहार की नहीं होगी, उड़ीसा की नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, तो ये इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें एक जो है राज्य और आता है गोदना से संबंधित, वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और इसमें एक जनजाति का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि ये जो गोदना वाली कला है ना, गोदना जैसे हाथों पर टैटू नहीं बनवाते उस तरह की, अब ये भी एक मतलब फोक आर्ट की कैटेगरी में आती है। इसमें एक जनजाति का नाम आता है राजस्थान में, भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति के लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब पूरी बॉडी पे ही टैटू बनवा दिए गए हैं। आजकल तो आधुनिक मशीनें हैं, कुछ लोगों को होता है शौक बनवाने का, लेकिन उस ज़माने में जब इसकी शुरुआत हुई होगी, उस ज़माने में एक ऐसा नुकीला औजार होता था उनके पास, जिससे वो स्किन के अंदर उसको गोद गोद के इंक भरते थे। तो कितना पेनफुल रहा होगा, उनके शरीर से खून तक निकल जाता था, लेकिन फिर भी परंपरा है तो परंपरा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता चल गया गोदना मध्य प्रदेश, इसमें राजस्थान कहीं नहीं आया है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि राजस्थान में भी ये प्रचलित है, और भील जनजाति के लोगों में ये बहुत मुख्य रूप से प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कला जिसमें गेरू, सफ़ेद, खड़िया, चावल, सिंदूरी, हल्दी, सूखा आटा है, ये आर्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है, आटा का प्रयोग किया जाता है, वो रंगोली है, सोहराई है, कलमकारी है या फिर अल्पना है। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें सुन के, इतनी सारी चीज़ें पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका संबंध किससे होगा भाई? रंगोली से इसका संबंध हो जाएगा, यानी कि ये सारी सूखी चीज़ें हैं ना, तो इनको ही तो इस्तेमाल करके हम रंगोली बनाएंगे, ठीक है। सूखा आटा है, गीला आटा तो नहीं है, तो रंगोली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मधुबनी लोक कलाकार को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो यानी कि जगदम्बा देवी हैं, सीता देवी है या फिर गंगा देवी हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी लोक कलाकार हैं इन सब को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मैंने इनका सन भी मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर लगाएंगे। जगदम्बा देवी
इनको 1975 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यह एक मधुबनी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मधुबनी लोक कला की आर्टिस्ट हो जाएंगी। कौन? जगदम्बा देवी। इनको कब मिला था? 1975 में पद्मश्री मिला था, ठीक है। अब इसमें आती हैं सीता देवी, ठीक है। तो सीता देवी का संबंध भी किससे हो जाएगा भैया? सीता देवी का संबंध भी मधुबनी से ही हो जाएगा। और इनको कब मिला है? 1981 में, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है गंगा देवी, तो गंगा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? गंगा देवी का संबंध भी मधुबनी से ही हो जाएगा, ठीक है। तीनों जो हैं ये हमारी मधुबनी कलाकार हैं जिनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जगदम्बा देवी 1975, सीता देवी 1981 और गंगा देवी 1984 को। कभी कभी क्या होता है कि नेट जैसे एग्ज़ाम में कलाकारों का सीक्वेंस पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वाली चीज़, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या आ जाता है। अब आता है हमारा भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं ना, हर राज्य में कोई ना कोई लोक नृत्य मतलब किया जाता है, या फिर ये कह लो उसे राज्य स्तर पर प्रसिद्धि मिली हुई है, वो राज्य स्तर पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नृत्य नहीं लिखे हैं, केवल राज्य लिखे हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे खुद ही लिख कर बताऊँगी। तो बिहार जो है यहाँ का क्या हो जाएगा, देखिए बिहार का झिझिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सॉरी, ठीक है। बिहार का जो है झिझिया प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। एक हो जाएगा विदेशिया, एक हो जाएगा विदेशिया, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे गलत हो गया, विदेशिया, ठीक है, विदेशिया। और एक हो जाएगा जटा जटिन, जटा जटिन। काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये और काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बिहार के ही हैं, ये केवल पॉपुलर वाले हैं, होंगे तो और भी, एक या दो नहीं होते हैं, राज्य में बहुत सारे होते हैं, 5 6 7 8, किसी का एक भी है और किसी के 7 8 भी हैं। तो यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे। तो यहाँ पे झिझिया, विदेशिया, जटा जटिन, इसको आप नोट भी कर सकते हैं या दोबारा इसको सुन सकते हैं। अगला आता है हमारा उड़ीसा। देखो उड़ीसा के कौन से हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा घूमरा, ठीक है, घूमरा। देखो घूमरा अलग होता है, घूमर अलग होता है, दोनों में डिफरेंस समझो। घूमर, घूमर का संबंध राजस्थान से है, वहाँ पे ये जो घूमर होता है ना, एक डांस होता है, और ये डांस कौन करती हैं? वो लड़कियाँ या वो औरतें करती हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती हैं, तो उनसे ये डांस करवाया जाता है। ये फोक आर्ट में ही आता है, फोक डांस में ही आता है, ठीक है। तो इसका संबंध जो है उड़ीसा से नहीं है, घूमर का संबंध राजस्थान से है। तो ये आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आएगा घूमरा, ठीक है, घूमरा आएगा। और राजा परबा आएगा, एक आएगा राजा परबा, ठीक है। राजा परबा भी जो है उड़ीसा में ही किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मुरणी, सॉरी मुनरी, यहाँ पे एक मुनरी नृत्य भी होता है, मुनरी। और एक होता है छऊ, छऊ, ठीक है। ये हमारे जो है यहाँ पे उड़ीसा के हो जाएंगे, घुमरा, छऊ, राजा परवा और मुनरी, मुनरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक बहुत फेमस है राउफ, आप लोगों ने प्रश्न में भी देखा होगा, कहीं पे जीके जीएस के प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही ज़्यादा फेमस है राउफ, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं आगे क्या पूछा है। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन से होते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध वाले हैं वो हम बता देते हैं आपको।
इसमें होता है एक सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे क्या होता है, रामलीला। ठीक है, रामलीला होता है, नौटंकी होता है, ये भी इसका बहुत फेमस है नौटंकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और इसमें होता है कजरी, एक होता है कजरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कजरी, रामलीला, नौटंकी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। चलिए अब अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कौन कौन से हो जाएंगे, तमिलनाडु के हो जाएंगे, पोंगल हो जाएगा एक तो। ठीक है, पोंगल यहाँ का बहुत फेमस है। और यहाँ का हो जाएगा कोलट्टम, एक हो जाएगा कोलट्टम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और एक हो जाएगा कावड़ी, एक हो जाएगा कावड़ी, कावड़ नहीं कावड़ी, ये डमरू वाला ड है। ठीक है, डी, कावड़ी। ठीक है, ये हमारे तमिलनाडु के हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं राजस्थान पे। राजस्थान के हमारे कौन कौन से हो जाएंगे देखेंगे हम। यहाँ पे एक हो जाएगा फेमस वाला तेरा ताली। ठीक है, तेरा ताली। एक होता है काल तेलिया, काल तेलिया। ठीक है, और एक और होता है यहाँ पे घूमर, जो मैंने आप लोगों को भी ऊपर बताया था, राजस्थान में घूमर भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे और हो जाएगा, एक और होता है यहाँ पे गणगौर, एक होता है गणगौर। कौन सा होता है, गणगौर। ये भी नवविवाहितों से संबंधित है, नवविवाहित जो औरतें होती हैं उनसे संबंधित है, वो गणगौर नृत्य करती हैं। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा होता है कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे हम क्या क्या होता है हमारे यहाँ। एक होता है यक्षगान, बहुत फेमस है यक्षगान, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, उसमें बहुत पूछा जाता है यक्षगान। ठीक है, एक होता है पेड़ा, सॉरी सुग्गी, एक होता है सुग्गी। ठीक है, तो ये हमारे कर्नाटक में हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं केरल में। केरल में हम देखते हैं क्या क्या होता है। ओटन तुल्लन, केरल में कौन कौन सा होता है, ओटन तुल्लन। ठीक है, तो ये हमारा केरल से संबंधित है। और कौन सा हो जाएगा केरल में, थुलाल। ठीक है, एक हो जाएगा थुलाल, ये हमारे केरल से संबंधित हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखो जात्रा हो जाएगा एक तो। ठीक है, जात्रा हो जाएगा, बाउल हो जाएगा, बाउल हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा। ठीक है, कीर्तन हो जाएगा, ये प्रसिद्ध वाले हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन ये केवल मैं प्रसिद्ध वाले बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद कौन आया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का देखेंगे कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में आ जाएंगे राहुला, सॉरी राहुला, और इसमें आ जाएगा भगेरिया, एक आ जाएगा भगेरिया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के बाद है गुजरात। गुजरात, गुजरात के भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है। एक होता है डांडिया, बहुत ही फेमस है डांडिया। ठीक है, एक होता है पणिहारी, डांडिया, पणिहारी, गरबा, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अलावा टिप्पणी भी है यहाँ पे, टिप्पणी ये भी प्रसिद्ध है। और विचुंडो, ठीक है, विचुंडो ये भी आ जाएगा, विचुंडो, ये भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध फोक डांस है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पंजाब में। देखो पंजाब में तो केवल गिद्दा, ठीक है, और भांगड़ा आप लोग याद रख सकते हैं। इनका संबंध भी पूछा जाता है, गिद्दा का संबंध औरतों से है और भांगड़ा में दोनों लोग यूज़ होते हैं। ठीक है, दोनों इस्तेमाल बोल रही हूँ मैं भी, तो दोनों लोग मिलकर नृत्य करते हैं भांगड़ा में। ठीक है, यानी कि महिला भी और पुरुष भी। मैंने म बना दिया ग का,
भांगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे औरतें औरतें करेंगी और इसको दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखो कौन सा होता है। छत्तीसगढ़ में देखो होता है पंडवानी। पंडवानी बहुत ही फेमस है। ठीक है, पंडवानी। उसके अलावा यहाँ पे है कर्मा, कर्मा, और एक और है झूमर। झूमर, झूमर और घूमर में अंतर करिएगा, एक मत बना दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ के। अब देखिए उत्तराखंड, अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ पे होता है थड़िया, चौफला, नाम भी तो ऐसे ऐसे है ना, चौफला। ठीक है, थड़िया, चौफला, झोरा, झोरा, और बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर भी क्या होती है, रामलीला। ये भी इसकी प्रसिद्ध है, रामलीला। ठीक है, लोक नृत्यों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है असम। असम का देखिए क्या हो जाएगा। असम में बहुत सारे होते हैं, लेकिन असम का जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है बिहू नृत्य। बिहू लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसी को हम याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, नागालैंड। नागालैंड में क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, तो नागालैंड में कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा चोंग। ठीक है, नागालैंड में एक हो जाएगा चोंग, एक हो जाएगा नुरालिम, नुरालिम। ठीक है, लिम है ये, राइटिंग को माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो नुरालिम, और एक हो जाएगा यहाँ पे हमारा खेवा। ये हमारे नागालैंड के हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम किसकी, हरियाणा की। हरियाणा में कौन कौन से हो जाएंगे। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो है कौन से हो जाएंगे भैया। हरियाणा में भी दरअसल ज़्यादातर वही होते हैं जो हमारे पंजाब में होते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास अभी कोई नृत्य नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये हमारा जो है डाउट में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं जी। हिमाचल में कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो एक होता है माघी। हिमाचल में कौन होता है, एक माघी होता है और एक होता है छपेली। कौन होता है, एक माघी होता है और एक छपेली होता है। ये हमारे हिमाचल के हैं। अब बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में कौन कौन से हो जाएंगे। मेघालय, मेघा बरसे। अब मेघालय को भी हम देखते हैं, इसका भी हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड मिल गया। इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें लाहो, मेघालय में। ठीक है, और एक हो जाएगा इसमें बांग्ला। ठीक है, तो लाहो और बांग्ला, ये दो हमारे मेघालय में हो जाएंगे। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा एक सबसे फेमस मुखौटा नृत्य। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है मुखौटा नृत्य, और एक हो जाएगा युद्ध नृत्य। ठीक है, एक हो जाएगा युद्ध नृत्य। ठीक है, कुछ राज्यों में जो है कुछ नृत्यों को युद्ध नृत्य भी जो है वहाँ के प्रसिद्ध होते हैं, जिनको हम मार्शल डांस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है गोवा। गोवा का क्या हो जाएगा, गोवा का है झागोर, फेमस वाला। ठीक है, झागोर। और गोवा में और क्या हो जाएगा, डकनी, झागोर, डकनी। ठीक है, ये इसके फेमस वाले हो जाएंगे। फिर बात करते हैं झारखंड की। ठीक है, झारखंड में कौन कौन से हो जाएंगे जी। ठीक है, झारखंड में एक फेमस है पाइका, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, पाइका।
और लास्ट में हमारा जो नया नया राज्य बना है यहाँ पे हो जाएगा मथुरी। मथुरा नहीं है, ये मथुरी है, ठीक है। अलग करना, इसको मिलाना नहीं है। झारखंड में पाइका और तेलंगाना में मथुरी। काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ये सारे के सारे। तो हमने लगभग सभी राज्यों के जो है, एक आध को छोड़कर जो हमारे डाउट में हैं उनको छोड़कर हमने सभी के लोक नृत्य देखे। और इसको आप जब तक नोट नहीं करोगे ना तब तक आप याद नहीं रखोगे। मुझे इसमें टाइप करने में समय लग रहा था, इसलिए मैंने उसको आपके सामने हाथों से ही लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हैं हमारे कुछ शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों में अंतर होता है। लोक नृत्य वो होते हैं जो मतलब लोग करते हैं, जो मतलब ज़्यादातर किए जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, ठीक है। और उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई किसी न किसी उससे पौराणिक कथा से, पौराणिक चीज़ से वो संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहले तो देखेंगे हम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। यहाँ पे देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं। जो संगीत नाटक अकेडमी है हमारी, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। अकादमी लिख दो, एकेडमी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो इसने भारत के शास्त्रीय नृत्य जो माने हैं वो कितने माने हैं भैया? 8 माने हैं, ठीक है। कितने माने हैं? 8 माने हैं, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी ने कितने माने हैं? क्या हो रहा है ये? कितने माने हैं संगीत नाटक एकेडमी ने? संगीत नाटक एकेडमी इसने कितने माने हैं भैया? 8 माने हैं। और यहीं पर संस्कृति जो मंत्रालय है हमारा भारत का, ठीक है, संस्कृति जो मंत्रालय है उसने कितने माने हैं? उसने 9 माने हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ये 8 ही हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, ठीक है। तो ये संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग है। और जो संस्कृति मंत्रालय है उसने 9 माने हैं। और 9वां कौन सा है? छऊ, ठीक है। 3 राज्यों में होता है ये छऊ, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, और एक राज्य और है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध किससे हो जाएगा भैया? भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे तमिलनाडु का, ठीक है, हमारे तमिलनाडु का। और सबसे ज़्यादा यही हमारा शास्त्रीय नृत्य प्राचीन है। और इस नृत्य शैली को, या फिर ये कह लो इस नृत्य को, बाकी सभी नृत्यों की क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है, द मदर ऑफ, ठीक है, द मदर ऑफ ऑल डांसेस, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कथकली की। कथकली का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा केरल से, ठीक है। इसका संबंध किससे हो जाएगा भैया? केरल से। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। मोहिनीअट्टम का संबंध भी केरल से, ठीक है, केरल से। उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से। और सत्रिया का संबंध किससे हो जाएगा? असम से, ठीक है। 1 मिनट ज़रा मैं चेक कर लेती हूँ। सत्रिया का जो संबंध है वो असम से हो जाएगा, ठीक है, आसाम से। 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ धीरे धीरे। तमिलनाडु, ये तमिट नहीं है, तमिल है, ठीक है, तमिलनाडु। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक, प्रदेश को देख लेना भैया, बिगड़ गया वो थोड़ा सा। कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम ये फिर से केरल। उड़ीसी उड़ीसा,
ठीक है, इसको भी आप लोग सही करके लिख लीजिएगा। सत्रिया असम, असम और मणिपुरी मणिपुर से, इसका संबंध मणिपुर से ही हो जाएगा। और जो हमारे छऊ हैं, जो हमारा संस्कृति मंत्रालय ने हमारा 9वां जो शास्त्रीय नृत्य लिया है वो कहाँ 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 होता है, उड़ीसा में, असम में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से इतना ही था ना। मैं अगर कुछ भूल रही होंगी तो आप लोग ज़रा कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करता है भैया, देख के निकल जाते हो पतली गली से, है ना। अरे कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा आप लोगों को किस चीज़ में डाउट है, आप लोगों का कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेहनत ज़रूर कीजिएगा। आज मैंने जो बातें बोली हैं उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड इवनिंग।